अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन वीडियो लेक्चर्स में हम सेकेंड ईयर इंग्लिश पर बात कर रहे हैं। हम सेकेंड ईयर इंग्लिश में शामिल फर्स्ट एसे द डाइंग सन को एवेल्यूएट कर रहे हैं, द डाइंग सन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्स्ट की बेहतरीन कंप्रीहेंशन के लिए आई हैव टोल्ड यू आपने क्या करना है। ये सेंटेंस आपके सामने है। पहला सेंटेंस थोड़ा लेंथी है। इस सेंटेंस को गौर से पढ़ें और मुझे बताएं कि इस सेंटेंस को आप किस कैटेगरी में रखेंगे। आप इसे सिंपल सेंटेंस कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे या कम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, एक मर्तबा आपने देखा इसको और इसमें शामिल मुख्तलिफ क्लाजेज़ को टाइटल दिया, मुख्तलिफ क्लॉज़ेज़ को नाम दिया कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज़ है, ये डिपेंडेंट क्लॉज़ है। आपके लिए इस सेंटेंस को इसकी रेलेवेंट कैटेगरी में रखना बड़ा आसान हो जाएगा। वेरी गुड। ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों कम्प्लेक्स सेंटेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऑल्दो सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू हो रहा है। एंड देन इसकी प्रिंसिपल क्लॉज है इट सीम्स मोस्ट लाइकली। ठीक है, इट सीम्स मोस्ट लाइकली, ये इसकी प्रिंसिपल क्लॉज है। एंड देन एक और सबऑर्डिनेट क्लॉज है दैट द ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन सम सच वे एज दिस। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, आपने इसको जो है वो इंटरप्रेट किया। दो एडवर्ब क्लॉजेज और एक इसकी प्रिंसिपल या मेन क्लॉज है, तो कम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब फर्दर आप देखें कि फर्स्ट वाली एडवर्ब क्लॉज को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है। देखें ज़रा गौर से कि सबसे पहले एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देन क्लॉज के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को आप अलग अलग कर लें। वी सब्जेक्ट है, कैन नॉट स्पीक विद एनी सर्टनिटी, ये इसका प्रेडिकेट है। अब आप प्रेडिकेट को वर्ब फ्रेज और एक प्रेपोजिशन फ्रेज में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप बड़ा आसानी से कह सकते हैं कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन प्लस वर्ब फ्रेज प्लस प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेज, इस तरह से आप एक सबऑर्डिनेट क्लॉज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, इट सीम्स मोस्ट लाइकली। ठीक है, इट सीम्स, इट वर्ब है एंड सीम्स मोस्ट लाइकली वर्ब फ्रेज लगी हुई है। तो आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक सब्जेक्ट लें और वो कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई नाउन भी हो सकता है, एंड देन उसके साथ एक वर्ब फ्रेज ऐड कर दें और उस वर्ब फ्रेज में वर्ब होगा ऑफ कोर्स एडजेक्टिव एडवर्ब जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखें, दैट से नेक्स्ट क्लास शुरू हुई है, एडवर्ब क्लॉज है। दैट द ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन सम सच वे एज दिस। अब इसको आप बड़ा आसानी से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में ब्रेक कर सकते हैं। द ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस वर्ब फ्रेज। ठीक है, केम इनटू एग्जिस्टेंस, केम इनटू एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टू टेक बर्थ, पैदा होना। ठीक है, इन सम, अब आगे एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा के इस क्लॉज को मुकम्मल कर देगा। तो इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक अ सेंटेंस, अ लॉन्गर सेंटेंस इनटू स्मॉलर पार्ट्स, स्पेशली इनटू क्लॉजेज। एंड देन क्या कर सकते हैं, आप क्लॉज को सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में ब्रेक करके, और अगर प्रेडिकेट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, थोड़ा लेंथी लग रहा है, उसको फर्दर आप ब्रेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट ग्रामेटिकल यूनिट्स कम टुगेदर टू कंस्ट्रक्ट अ क्लॉज एंड हाउ क्लॉजेज कम टुगेदर टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस। एंड देन ऑल्दो का फंक्शन देखें कि ऑल्दो
ऑफ कोर्स ये पिछले आइडिया के साथ भी सेंटेंस को लिंक करता है। नेक्स्ट सेंटेंस को अगेन स्टडी करें और देखें कि इस सेंटेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। स्टैंडिंग ऑन अवर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड we try to discover the nature and purpose of the universe which surrounds our home in space and time। ना इस सेंटेंस को आप देखें ज़रा किस तरह से इसको राइटर ने शुरू किया है। स्टैंडिंग एक आपके पास पार्टिसिपियल फ्रेज, स्टैंडिंग ऑन आवर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, पार्टिसिपियल फ्रेज। तो इस पार्टिसिपियल फ्रेज को यूज करके राइटर ने क्या इफेक्ट हासिल किया है, ठीक है, ये आपने इन चीज़ों को आपने नोट करना है। लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड किसको बोला? अर्थ को बोला, क्योंकि पहले वो इसको कंपेयर करके आया है। यहाँ पे अब लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड ऑफ कोर्स ये मेटाफोरिकली यूज हुआ है। नेक्स्ट इसकी क्लास देखें, जो we try to discover the nature and purpose of the universe which surrounds। यहाँ पे फर्स्ट क्लॉज इसकी प्रिंसिपल क्लॉज खत्म हो रही है एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज विच से शुरू हो रही है, ठीक है। विच सराउंड्स अवर होम इन स्पेस एंड टाइम। अब ये विच ऑफ कोर्स ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन विच रेफर किसको कर रहा है? ये द नेचर, नॉन फ्रेज, पूरी नॉन फ्रेज को, यूनिवर्स को रेफर नहीं कर रहा। आपने एग्जैक्ट पता चलाना है कि अगर कोई प्रोनाउन यूज हुआ है तो वो प्रोनाउन कौन से नाउन को रेफर कर रहा है, कौन से प्रोनाउन की तरफ इशारा कर रहा है, कौन से नाउन या नाउन क्लास की तरफ या पूरी या फ्रेज की तरफ जो है वो किसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो वो क्या? द नेचर एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स। और देखें इस नॉन फ्रेज को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है। ऑफ कोर्स आप इसी तरह से नॉन फ्रेजेस कंस्ट्रक्ट करना अगर शुरू कर देते हैं, अगेन मैं जो आपका कंफर्ट लेवल बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार यूज़ करता हूँ कि आपका कंफर्ट लेवल विद द लैंग्वेज इंक्रीजेज। अच्छा, विच सराउंड्स, अब ये विच जो है वो इस नॉन फ्रेज को पूरी नॉन फ्रेज, नेचर, द नेचर एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। विच सराउंड्स, सराउंड्स का क्या, व्हाट डज सराउंड्स मीन? It is not a new word for you because you might have studied this word in your 9th or 10th or first year। तो इस किस्म के वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। सराउंड्स इन सर्कल, घेरे होना है। अवर होम इन स्पेस एंड टाइम, अगेन ये एक रिलेटिव क्लॉज है। कम्प्लेक्स सेंटेंस हम इसको बोलेंगे, एक ऐसा कम्प्लेक्स सेंटेंस जिसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए राइटर ने पहले एक पार्टिसिपियल फ्रेज यूज़ की है। उस पार्टिसिपियल फ्रेज का की स्ट्रक्चर देखें, ठीक है। तो उसी तरह से फिर आप पार्टिसिपियल फ्रेजेस बनाने की कोशिश करते हैं। देन एक प्रिंसिपल क्लॉज है और उसके बाद एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसे हम रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं, नाम इसको देते हैं, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ये तो बड़ा आसानी से आप जो है वो पता चला लेंगे। अवर फर्स्ट फीलिंग इज समथिंग लाइक फियर, ठीक है। अवर फर्स्ट फीलिंग इज समथिंग लाइक फियर। तो देखिए ज़रा कि क्या है वो फर्स्ट फीलिंग, इसमें सब्जेक्ट है, इज समथिंग लाइक फियर, ये इसमें इसका जो है वो प्रेडिकेट है। सिंपल सेंटेंस ऑफ कोर्स, जस्ट वन सब्जेक्ट है एंड वन प्रेडिकेट है, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट इट। अब राइटर एक्चुअली क्या कह रहा है इन दोनों सेंटेंसेस, तीनों सेंटेंसेस को अगर देखें कि अवर अर्थ इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड विद मैनी other objects which are present alongside our earth in this universe, and whenever earth is small तो हम डिस्कवर पूरे यूनिवर्स को करने की कोशिश कर रहे हैं जो यूनिवर्स हमसे बहुत बड़ा है। तो ये सोच के ही हमें खौफ आता है। इस किस्म का आइडिया राइटर ने इन 3 सेंटेंसेस में हमें दिया है। और नेक्स्ट ऑफ कोर्स ही विल बी टॉकिंग द रीजंस ऑफ दिस फियर। ये नेक्स्ट सेंटेंसेस को आप देखें, अगेन अ वेरी लेंथी सेंटेंस एंड इन माय ओपिनियन
the most impressive sentence used in this piece of writing. देखिए इस सेंटेंस को किस तरह से इस सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट किया गया है और इसमें रेपिटेशन से जो इफ़ेक्ट पैदा किया गया है उस इफेक्ट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें. We find the universe frightening because of its immense distances, which we do not understand. Frightening because of the stretches of time so great that we cannot imagine them. Making the whole of human history so very small in comparison. Frightening because of our extreme loneliness and because of the littleness of our home in space, a millionth part of a grain of sand out of all the sea sand in the world. देखिए सेंटेंस को ज़रा किस तरह से राइटर ने डिफरेंट फ्रेजेस को रिपीट करके किस किस्म का इफेक्ट क्रिएट किया है. बहरहाल इससे पहले सेंटेंस में राइटर ने फियर की बात की और यहाँ पे वो उस फियर को एक्सप्लेन कर रहा है कि उस फियर की क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं. ठीक है, सेंटेंस लेंथी होने की वजह से इसकी कंप्रीहेंशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए क्योंकि राइटर ने जो रेपिटेशन यूज़ की है उस रेपिटेशन की वजह से सेंटेंस को समझना रिलेटिवली ईजी हो जाता है. क्या है? लिस्ट है ऑफ डिफरेंट रीजंस वाई द यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग. यूनिवर्स फ्राइटनिंग है, उसकी जो रीजंस हैं उसकी एक लिस्ट दी है राइटर ने. क्या है उसमें कि कौन कौन सी चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि एक तो डिस्टेंसेस हैं, दूसरे स्ट्रेचेस ऑफ टाइम एंड थर्ड थिंग इज़ कि एक्सट्रीम लोनलीनेस है और बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम लोनलीनेस एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस. 4 रीजंस इस सेंटेंस में राइटर ने इकट्ठी की हैं और उनको किस तरह से डिस्क्राइब किया है. दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज शुड एनालाइज इट. कि देखिए वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग. We find the universe frightening and then because of the immense distances. अगेन देखिए आगे जो है वो एक क्लॉज रिलेटिव क्लॉज डाल दी विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड एंड देन अगेन रिपीट किया वर्ड फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम सो ग्रेट एंड देन एक और एडवर्ब क्लॉज डाल दी making the whole of human history so very small in comparison. And then frightening again repeat किया because of our extreme loneliness, एक adverb phrase. ठीक है, and because of the littleness of our, then again यहाँ पे frightening के word को छोड़ दिया. तो इससे किस किस्म का इफेक्ट क्रिएट होता है? ऑफ कोर्स एज अ स्टूडेंट इफ़ यू want to go on the top, आपको इस किस्म के सेंटेंसेस में इंटरेस्ट होनी चाहिए और आप इस किस्म के सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें. ऑफ कोर्स इसमें मेहनत लगेगी, इसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बट वंस you start writing this kind of sentences, then nothing can stop you. Believe me, nothing can stop you. Will be great in your life. ठीक है जी, अब आप इस सारे सेंटेंस को देख सकते हैं, लेंथी सेंटेंस को राइटर्स किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं और उनमें थॉट को किस तरह से कंट्रोल करते हैं. इस किस्म की टेक्निक जिसमें बहुत ज़्यादा रेपिटेशन होती है, जिसमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिपीट किया जाता है, 2 चीज़ें नोट करने वाली होती हैं. वैसे तो इस टेक्निक को एनाफोरा बोलते हैं, जब बार बार कुछ आइडियाज़ को या कुछ वर्ड्स को रिपीट किया जाए. एंड देन इसमें जो रेपिटेशन एलिट्रेशन होती है कि वर्ड्स विद सेम साउंड्स दे आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन
और उस इलिट्रेशन से एक जो रेटोरिकल इफेक्ट पैदा होता है वो मार्वलस होता है। व्हेन यू आर राइटिंग दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस और यू आर स्पीकिंग दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, people appreciate them. They take your audience what we call by storm. बंदा जो है वो इस किस्म के सेंटेंसेस के सामने बहता चला जाता है। बहरहाल दिस वाज द सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखें कि नेक्स्ट सेंटेंस भी किस किस्म का है। But above all else, we find the universe frightening because we cannot find any sign that life like ours exists anywhere in it except on the earth. सेंटेंस पे गौर करें कि किस तरह से ये ट्रांजिशन फ्रेज यूज करके पिछले सेंटेंस के साथ इस सेंटेंस को लिंक किया गया है। एंड देन सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन देखें। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग बिकॉज वी कैन नॉट, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज यूज करके, वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन दैट लाइफ लाइक अवर्स, ठीक है, लाइफ लाइक अवर्स। यहाँ पे नोट करने वाला कि राइटर ने किस किस्म की फ्रेज कंस्ट्रक्ट की है। एग्जिस्ट एनीवेयर इन इट एक्सेप्ट ऑन द अर्थ। तो इस पूरे सेंटेंस को देखें कि राइटर ने किस तरह से डिफरेंट ट्रांजिशन डिवाइसेस यूज़ करके इसको लिंक किया है। पीछे आइडिया क्योंकि राइटर ने पीछे डेवलप करना शुरू कर दिया था इस चीज़ के बारे में। राइटर क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा खौफ ये है कि ज़िंदगी कहीं और एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, इंडीड। ये इंडीड ट्रांजिशन वर्ड है। अगेन आई एम स्पीकिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ट्रांजिशन वर्ड दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग ऑन सम टॉपिक, कि आपने अपने आइडियाज़ को किस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक करना है जब भी आप किसी भी किस्म की राइटिंग में इन्वॉल्व हो। एंड देन देखिए किस तरह से उसने फॉर द मोस्ट पार्ट एक प्रपोजिशन फ्रेज लेके और इस आइडिया को एक कोहेरेंट शेप दी है, इस आइडिया को एक कनेक्ट किया है विद एवरीथिंग जो कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। एम्प्टी स्पेस इज सो कोल्ड। यहाँ पे आपने सो और दैट का यूज़ देखना है कि सो और दैट को किस तरह से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको सो एंड यूज़, सो एंड एज का यूज़ आपने नोट करना है कि राइटर इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर द मोस्ट पार्ट एम्प्टी स्पेस इज सो कोल्ड दैट ऑल लाइफ इन इट वुड बी फ्रोजन। ये वुड बी फ्रोजन, इस फ्रेज को भी अपने जहन में रखना है कि कैसे ये पैसिव वर्ब फ्रेज है, इसका क्या है मतलब, किस तरह से जो है वो मीनिंग को कहाँ लेके जाती है। मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज सो हॉट एज टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए। मोस्ट ऑफ द मैटर सब्जेक्ट है, इन स्पेस एक प्रपोजिशनल फ्रेज सब्जेक्ट के साथ लगा दी और इसको पूरी को जो है एक नॉन फ्रेज भी आप बोल सकते हैं। इज सो हॉट, ठीक है, एज टू मेक और एज के बाद एक इन्फिनेटिव फ्रेज किस तरह, एज टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल, ठीक है। तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप टेक्स्ट के साथ इंटरेक्ट करें और इस जैसा टेक्स्ट क्रिएट करने की कोशिश करें। एटलीस्ट इन द बिगिनिंग आप इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने लग जाएं। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखिए और वहाँ पे भी आप इसी किस्म की अप्रोच अप्लाई करें। बहरहाल इन सेंटेंसेस, इससे पहले राइटर जो फियर्स की बात कर रहा है, फियर्स डिफरेंट रीजंस उसने जो है वो बताई हैं और उनमें कि लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती बिकॉज देयर आर नॉट सूटेबल conditions available for life to exist anywhere else except on the earth. Next sentences देखिए ज़रा। Life does not seem to have any part in the plan of the universe which produced our planetary system. देखें सेंटेंस को।
इसमें जो वर्ब स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा अहम है. डज नॉट सीम टू हैव. समटाइम्स you have to draw a conclusion which is not a very popular conclusion, and you are talking about something important, but you want to be careful, then आप इस किस्म की स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं. बहरहाल इस सेंटेंस को पूरे के पूरे सेंटेंस को देखते हैं, आपको वही कम्प्लेक्स सेंटेंस नज़र आता है जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज के बाद एक रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज यूज हुई है. मेरा ख्याल है अब इन क्लॉजेस की स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रह गया. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. कैलकुलेशन शोज that there can be only very few such systems in space. ठीक है, अगेन कम्प्लेक्स सेंटेंस है. प्रिंसिपल क्लॉज देखें कितनी छोटी सी प्रिंसिपल क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन जस्ट, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग कम्प्लेक्स जिसको आप जो है वो फॉलो करते हैं. बट येट वंस मोर आपने क्या करना है, आपने देखना ये है कि इस किस्म की स्ट्रक्चर्स को यूज करके आप किस तरह से कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं. Yet, so far as we can see, life of the kind we know on Earth can exist only on planets like the Earth. Again, a very complex sentence, very pithy sentence. थोड़े से वर्ड्स में राइटर ने इतनी सारी बातें कह दी हैं. तो ये सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आपको इससे बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हो जाना चाहिए, और कैसे किस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स को कन्वे करने के लिए यूज़ की जाती हैं, इसके बारे में भी आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए. ठीक है. एंड देन ये ट्रांजिशन वर्ड जिस तरह से येट यूज़ हुआ है, इनका यूज़ आप इन पे स्पेशल कंसंट्रेट करें कि हाउ वी कैन यूज़ दीज वर्ड्स, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स. अब दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो मेथड आप यूज़ करते हैं टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, उसे हम बोलते हैं कि टीचिंग लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर. लिटरेचर के ज़रिए लैंग्वेज पढ़ाई जाती है. ऑफ कोर्स लिटरेचर में बहुत सारी वोकेबलरी की आइटम्स होती हैं, तो आप वोकेबलरी की आइटम्स यहाँ से देखते हैं. एंड देन लिटरेचर में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, आइडियाज़ आप यहाँ से लेते हैं. और आइडियाज़ लेने के लिए ये टेक्स्ट बुक आपकी काफ़ी नहीं होती. आई एडवाइज कि यू शुड रीड अ लॉट ऑफ टेक्स्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज. आइडियाज़ या दूसरी भी कोई भी अपनी लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं या यूर इन्वायरमेंट, आइडियाज़ यहाँ से भी आपको आते हैं. एंड देन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि वो कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप यूज़ करेंगे टू कम्युनिकेट योर आइडियाज़, और वो स्ट्रक्चर्स आप पिक करते हैं अपनी टेक्स्ट बुक से. जितना क्लोजली आप अपनी टेक्स्ट बुक के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स आप यूज़ करने लगेंगे इन ऑर्डर टू कन्वे योर आइडियाज़. दिस इज़ समथिंग which you must always keep in your mind when you are taking your English class anywhere, whether you are online or offline in your actual classes, or or whether you are working all alone on your textbook at your home. ये नेक्स्ट सेंटेंसेस को भी देखें, हम देखते हैं, इनको एनालाइज करते हैं. देन ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं इन योर एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ, जो आज पैराग्राफ हमने किया है. ये नेक्स्ट सेंटेंसेस देखेंगे आपके सामने. इट नीड्स suitable physical conditions for its appearance, the most important of which is a temperature at which substances can exist in a liquid state. Relatively smaller sentence है, but complex sentence है.
you must have started recognizing by now different kinds of sentences. बहरहाल इस पैराग्राफ को राइटर ने इस सेंटेंस के साथ कंक्लूड किया है और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन जो लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है उसके बारे में बताया है कि वो सब्सटेंसेस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करने चाहिए। तो बहरहाल वोकेबलरी इज़ नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपने जिस चीज़ पे ज़्यादा काम करना है वो अपनी स्ट्रक्चर्स के हाउ यू विल कंस्ट्रक्ट अ कम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स ये तो था इस पैराग्राफ के बारे में। अब हम इस पैराग्राफ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनकी बात कर लें कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। ऑफ कोर्स सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि वाई इज़ द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, कायनात से खौफ क्यों पैदा होता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ पे बनता है। एंड देन देयर आर अदर क्वेश्चंस जो ये आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि why cannot life exist on other stars and planets, and then कि वो कौन सी suitable conditions हैं for life to exist. We will be discussing the remaining paragraphs of this essay in our next lessons. If you find these lessons useful or if you find them डिफ़िकल्ट, मेंशन वट एवर यू फील, जो भी आप फील करते हैं उसे कमेंट्स में मेंशन करें। तो आई होप कि अगर इफ़ you feel something awkward when you are listening to these lessons, when you are following these lectures, I can correct them if you just point out. Allah Hafiz.